हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सरकारी बजट के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस मैंने आपको जो है गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होता है, राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियाँ, और इसके साथ साथ बजटीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसके बारे में मैंने आपको जो है डिटेल में वीडियो बनाकर जो है एक एक कंपोनेंट मैंने आपको जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको जो है तभी समझ में आने वाली है अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो जो है ईमानदारी से देख ली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो है नहीं देखी है तो मेरे भाई आपको इस वीडियो के अंदर एक वर्ड भी समझ में नहीं आने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर इससे प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाई है गवर्नमेंट बजट की, कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, घाटा कितने टाइप का होता है, कौन कौन से घाटे होते हैं, प्लीज़ उसको प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप देख लीजिएगा। तभी आपको जो है आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। ठीक है जी। इसके अलावा आपका जो है अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो ये मेरा जो है इंस्टाग्राम अकाउंट है दुग्गल_रिटर्न_। आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका इशू है, आप मेरे को जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर 3 तरीके के घाटे पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, और प्राथमिक घाटा जो है ये क्या होता है। इन 3 घाटों के रिगार्डिंग मैंने आपको जो है बताया था। लेकिन अगर आप घाटों की बात करेंगे तो इन 3 घाटों के अलावा और भी कई सारे घाटे होते हैं बजट के अंदर, और एग्ज़ाम के अंदर जो है ये घाटे आपसे जो है पूछे जाते हैं कि भाई ये घाटा जो है क्या होता है, तो आपको इन घाटों की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर हम घाटों की बात करते हैं कि भाई टोटल कितने टाइप के घाटे होते हैं, तो मैं उसको 2 कैटेगरी में जो है डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैं वित्त पोषण के आधार पे जो है इसको डिवाइड कर सकता हूँ, और दूसरा मैंने लिखा है लेन देन के आधार पे मैं इसको जो है डिवाइड कर सकता हूँ। वित्त पोषण के आधार पे अगर आप देखेंगे तो मैंने 2 टाइप के घाटे लिखे हैं। पहला मैंने यहाँ पे लिखा है बजटीय घाटा, और दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे मौद्रीकृत घाटा। 2 तरीके के घाटे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे लेन देन के आधार पर, अगर मैं बात करता हूँ कि लेन देन के आधार पे घाटे कितने टाइप के होते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने कितने टाइप के घाटे लिखे हैं। मैंने लिखा है भाई राजस्व घाटा, मैंने लिखा हुआ है एक प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है। तो ये क्या होता है इसको हम ज़रा डिटेल में समझेंगे। और मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है आज का, वो है राजकोषीय घाटा। तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें भी 2 टाइप के घाटे होते हैं। पहला होता है आपका सकल राजकोषीय घाटा, और दूसरा होता है आपका शुद्ध राजकोषीय घाटा। ठीक है। एक होता है सकल और एक होता है आपका शुद्ध। ठीक है। इसके अलावा प्राथमिक घाटे के भी अंदर आप देखेंगे, प्राथमिक घाटा भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक होता है सकल, एक होता है शुद्ध। प्राथमिक घाटा हमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें अब सकल कौन सा होता है और शुद्ध कौन सा होता है। राजकोषीय घाटा मैंने पढ़ लिया, लेकिन इसमें सकल कौन सा होता है और शुद्ध कौन सा होता है। ठीक है। राजस्व घाटा हमने पढ़ लिया, लेकिन प्रभावी राजस्व घाटा ये आपके लिए पूरा का पूरा नया है। मौद्रीकृत घाटा ये आपके लिए पूरा का पूरा नया है। और बजटीय घाटा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं इसको ज़रा आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको जो है समझनी है, सुननी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। वित्त पोषण के आधार पे जो घाटा होता है वो कितने प्रकार का होता है। मतलब जो गवर्नमेंट, वित्त पोषण का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट जो फाइनेंसिंग करती है, तो वो कहाँ कहाँ से फाइनेंसिंग कर सकती है, क्या क्या फाइनेंसिंग कर सकती है, उसके आधार पे हमें जो है यहाँ पे घाटा बताना है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे एक एक चीज़। देखिए, अगर आप यहाँ पे ऊपर वाली इमेज को देखेंगे सिर्फ, और किसी भी चीज़ को नहीं देखेंगे, ऊपर वाली चीज़ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट 2 तरीके से फाइनेंसिंग कर सकती है। एक लिखा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर सकती है,
एक लिखा हुआ है गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कर सकती है, ठीक है। एक होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मतलब लंबे समय की उधारियाँ, और एक होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो होती है अल्पकाल की उधारियाँ। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है आरबीआई से उधार ले सकती है, आरबीआई के अलावा और कहीं से उधार ले सकती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर आरबीआई या उसके अलावा। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो सरकार जो है शॉर्ट टर्म में आरबीआई से भी उधार ले सकती है, अदर भी उधार ले सकती है, या जो नगद कोष है वहाँ से भी जो है कैश को विड्रॉ कर सकती है, जो हाथ में सरकार के पास कैश है। अब यहाँ पे अगर आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें समझनी है, बजटीय घाटा समझना है और मौद्रीकृत घाटा जो है ये क्या होता है, इसको आपको जो है समझना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मौद्रीकृत घाटा जो है वो क्या होता है, तो इसने लिखा है कि मौद्रीकृत घाटा जो है वो है ए+सी। ए में क्या है, फाइनेंसिंग फ्रॉम आरबीआई, और सी में क्या है, फाइनेंसिंग फ्रॉम आरबीआई, बट डिफरेंस इज जो ए है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है और जो सी है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है। तो अगर मैं मौद्रीकृत घाटे को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा मौद्रीकृत घाटे का मतलब ये होता है कि सरकार ने आरबीआई से अल्पकाल और दीर्घकाल में जितना उधार लिया है उसको मैं जो है मौद्रीकृत घाटा जो है बोलूँगा। मतलब कि मौद्रीकृत घाटा जो है वो मौद्रीकृत घाटा जो है वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इन दोनों में गवर्नमेंट ने जितनी बोरेंग्स ले रखी है, गवर्नमेंट ने जितनी भी बोरेंग्स ले रखी है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, इन दोनों का जो समीशन होता है वो मौद्रीकृत घाटा होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूँ बजटीय घाटे की, बजटीय घाटा क्या होता है, तो बजटीय घाटे में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, C+D+E। व्हाट डज इट मीन, CDE, तो CDE में देखेंगे सी में CD और E, मतलब कि यहाँ पे केवल किसके कंपोनेंट को ऐड कर रहा है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के, इसके अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को ऐड नहीं किया जा रहा है। तो बजट डेफिसिट के अंदर केवल कौन सा कॉन्सेप्ट है, केवल लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट, बजट डेफिसिट के अंदर केवल कौन सा कॉन्सेप्ट है, बजट डेफिसिट के अंदर लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं आता है। बजट डेफिसिट के अंदर केवल शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कि गवर्नमेंट ने आरबीआई से शॉर्ट रन में जितनी भी बोरिंग्स करी है वो आपकी बजट डेफिसिट जो है कहलाती है। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको क्या समझना है, बजट डेफिसिट शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है, और मौद्रीकृत घाटा, बजटीय घाटा शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है, मौद्रीकृत घाटा जो है वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बजटीय घाटा क्या होता है, तो मैंने आपको बोला बजटीय घाटे का जो लिंक है वो केवल शॉर्ट रन से है, इसमें लॉन्ग रन का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं मौद्रीकृत घाटे की अगर मैं बात करता हूँ तो मौद्रीकृत घाटे के अंदर जो है वो शॉर्ट रन का भी कॉन्सेप्ट है और लॉन्ग रन का भी कॉन्सेप्ट है। इसमें जो है आपके दोनों कॉन्सेप्टों को ऐड किया जाता है, ठीक है। ये सबसे पहले आपको जो है समझना है, जैसे कि मैंने आपको उस पिक्चर के अंदर दिखाया है, ठीक है। अब जरा मौद्रीकृत घाटे के ऊपर थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि और मौद्रीकृत घाटा जो है वो तो मैं समझ गया कि भाई सरकार ने आरबीआई से शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में जितनी भी बोराइंग्स करी है उसी को मौद्रीकृत घाटा कहते हैं, वही है। लेकिन अगर मैं इसमें और डिटेल में अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं इसके बारे में और क्या क्या पढ़ सकता हूँ, देखिए। तो अगर मैं मौद्रिक घाटे के ऊपर और ज़रा डिटेल में अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, देखिए क्या लिखा हुआ है कि मौद्रीकृत घाटे का जो संदर्भ है ना वो सरकार को शुद्ध रिजर्व बैंक ऋण के रूप से है। मतलब कि सरकार ने जो रिजर्व बैंक से जो लोन लिया है, जो बोरेंट लिया है, उसको कहते हैं, जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। ये शब्द सरकारी घाटे के उस हिस्से को दर्शाता है जिसे विशेष रूप से आरबीआई से उधार लेकर वित्त पोषित किया जाता है। कि गवर्नमेंट ने जो जो घाटा हो रहा था, जो डेफिसिट हो रहा था, उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आरबीआई से कितना उधार लिया है उस चीज़ को ये संदर्भित करता है। मौद्रीकृत घाटे की जो गणना है वो कैसे की जाती है, आरबीआई के पास सरकार की जमा राशि में कटौती करने के बाद अल्पकालिक ट्रेजरी बिल
अल्प शॉर्ट रन के जो ट्रेजरी बिल होते हैं, लॉन्ग रन में जो आरबीआई से उधार लिया है और आरबीआई के पास रखे हुए सिक्कों के रूप में, इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और आरबीआई के पास जो भी सिक्के रखे हुए हैं उन सबको जब हम जोड़ देंगे, तो ये कह रहा है कि वो जो है मौद्रिकृत घाटे को संदर्भित करता है। ये गणना शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों को क्या करती है, दोनों को जो है ध्यान में रखती है। तो ये बात आपको जो है, सबसे पहली बात तो आपको मेरे भाई ध्यान में रखनी है। अच्छा, तो जो बजटीय घाटा है, जो बजटीय घाटा है एंड ये जो कॉन्सेप्ट है मौद्रिकृत घाटे का, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बाहर आया है, ठीक है, इसमें और ट्रेडिशनल बजटीय घाटा, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। देखिए बहुत ज़्यादा जो है ध्यान से समझेंगे। तो अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल बजट घाटा, पारंपरिक बजट घाटा जो है, उसमें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और गैर आरबीआई, मतलब आरबीआई से जितना उधार लिया है और आरबीआई के अलावा जितना उधार लिया है, संगठनों द्वारा के स्वामित्व वाले 21 दिवसीय ट्रेजरी बिल शामिल होते हैं। मतलब कि जो ट्रेडिशनल बजटीय घाटा होता है, ट्रेडिशनल पारंपरिक, उसमें आरबीआई से और आरबीआई को छोड़कर किसी से भी जितना उधार लिया है 91 डेज के ट्रेजरी बिल के बिहाफ पे, उसको ट्रेडिशनल बजटीय घाटा कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत जो मौद्रिकृत घाटा होता है, इसमें केवल सरकार ने आरबीआई से जितना उधार लिया है, सिर्फ आरबीआई से 91 डेज के ट्रेजरी बिल के बिहाफ पे केवल उसको शामिल किया जाता है और इसमें किसी भी चीज़ को शामिल नहीं किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कहता है उसके बाद ये कहता है कि बजटीय घाटा जो होता है ना, बजटीय घाटे के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण ज़्यादातर वित्त पोषण के अल्पकालिक स्रोतों पर केंद्रित है। कि जो वो कह रहा है, इसमें केवल शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट को शामिल किया जाता है, इसमें लॉन्ग रन में किसी भी कॉन्सेप्ट को शामिल नहीं किया जाता। मतलब कि जो भी हम पीछे बात करके आए हैं, पीछे पिक्चर भी दिखाई थी मैंने आपको, कि जो बजटीय घाटा है वो केवल शॉर्ट रन से रिलेटेड है, वो लॉन्ग रन से रिलेटेड नहीं है। मतलब शॉर्ट रन में गवर्नमेंट ने आरबीआई से शॉर्ट रन में आरबीआई से और आरबीआई के अलावा कहीं से भी जो सोर्सिंग करी है, इट्स कॉल्ड ट्रेडिशनल बजटीय घाटा, ठीक है। एंड शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में यहाँ पे सिर्फ आरबीआई से जितनी वो करी है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मौद्रिकृत घाटा। लेकिन मौद्रिकृत घाटे में दीर्घकालीन प्रतिभूतियां भी क्या होती हैं, शामिल होती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सरकार ने 1997 में, ये सन आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। सरकार ने 1997 में तदर्थ और टैप ट्रेजरी नोट जारी करना जो है बंद कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बजटीय घाटा हुआ। नतीजन अब बजटीय घाटे में पारंपरिक समझ सार्वजनिक वित्त में पुरानी हो गई है, अब ये भारत सरकार के बजट पत्रों में शामिल नहीं होती है। मतलब सरकार ने 1997 में इसको शो करना जो है बंद कर दिया, अब ये किसी भी बजट पत्र में इसको जो है शामिल नहीं किया जाता है। तो मेरे भाई, सबसे पहली बात तो आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि बजटीय घाटा क्या होता है और ये मौद्रिकृत घाटे से किस तरीके से डिफरेंट होता है, शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट जो है ये आपका क्या होता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से जो है ये समझ में आ गया होगा। बजटीय घाटा केवल शॉर्ट रन से रिलेटेड है, मौद्रिकृत घाटा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों से रिलेटेड है। बजटीय घाटे में बजटीय घाटे में आपका जो है चाहे आरबीआई से या आरबीआई के अलावा किसी भी उससे जो उधार लिया गया है शॉर्ट रन में वो है, लेकिन मौद्रिकृत में सिर्फ आरबीआई से जितना उधार लिया गया है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में केवल उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक के रिगार्डिंग। अब क्या टॉपिक है जी हमारा, अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि अब है, ये दोनों तो ठीक है जी, हमें समझ में आ गए। अब है लेन देन के आधार पर जो है घाटे कितने टाइप के होते हैं।
तो अगर मैं बात करता हूँ कि मैं लेन-देन के आधार पर अगर घाटे को बात करना चाहूँ, तो मैं राजस्व घाटा मैं पढ़ चुका हूँ। राजस्व घाटा क्या होता है? मैं राजकोषीय घाटा भी पढ़ चुका हूँ, क्या होता है? और मैं प्राथमिक घाटा भी पढ़ चुका हूँ, क्या होता है? ठीक है? लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक और नई तरीके का घाटा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको हम कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा, ये जो है क्या होता है? इसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ राजस्व घाटे की, राजस्व घाटा हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा कि राजस्व घाटा जो है, ये आपका क्या होता है? तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि भाई अगर मैं अपने राजस्व व्यय में से, अगर मैं अपनी सारी की सारी जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं, अगर मैं अपने राजस्व व्यय में से सारी की सारी राजस्व प्राप्तियाँ अगर मैं उसको माइनस कर देता हूँ, अगर मैं उसको माइनस कर देता हूँ, सारे के सारे राजस्व व्यय में से अगर मैं सारी की सारी राजस्व प्राप्तियों को माइनस कर देता हूँ, तो उसको मैं राजस्व घाटा कहता हूँ। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बोलूँ राजस्व व्यय 1 लाख का है, ठीक है? राजस्व व्यय 1 लाख का है और राजस्व प्राप्तियाँ मेरी कितनी हैं? राजस्व प्राप्तियाँ अगर मेरी मान लीजिए 30,000 रुपये है, तो मैं बोलूँगा कि भाई 70,000 रुपये का मेरे को क्या हुआ है? 70,000 रुपये का मेरे को जो है 70,000 रुपये का मेरे को जो है राजस्व घाटा हुआ है। क्या होती हैं राजस्व प्राप्तियाँ? क्या होती हैं राजस्व व्यय? मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को जो है बहुत ही अच्छे से देख कर आइएगा। ठीक है? तो अगर मैं 70,000 का मेरे को राजस्व घाटा हो रहा है, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये जो राजस्व व्यय है, हमने बोला था कि भाई ऐसे व्यय जो ना तो एसेट और लायबिलिटी पे इफ़ेक्ट नहीं डालते, उनको हम जो है राजस्व व्यय के उसमें शामिल करते हैं। ऐसे खर्चे जो कि कोई एसेट क्रिएशन नहीं कर रहे, कोई लायबिलिटी पे इफ़ेक्ट नहीं डाल रहे, उसको जो है हम राजस्व व्यय कहते हैं। लेकिन अब आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सरकार क्या करती है, जो केंद्र सरकार होती है, सरकार क्या करती है, वो राज्य सरकारों को या लोकल उसको क्या करती है, पैसे देती है। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ मैंने 1 लाख रुपए का बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होकर आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होकर ध्यान से समझना है। मैंने बोला मैंने 1 लाख का राजस्व व्यय करा, ठीक है? और जिसमें से 30,000 की मेरी राजस्व प्राप्तियाँ थी। लेकिन अगर मैं इसमें से आपको ये बोलूँ कि जो मैंने 1 लाख का राजस्व व्यय किया है, इसमें से इसमें से 80,000 तो मेरा आपका मान लो पेंशन, सैलरी, सब्सिडी ये सब जो है खर्चे हैं वो है, ठीक है? लेकिन जो 20,000 रुपए हैं, वो कौन से खर्चे हैं? 20,000 रुपए वो खर्चे हैं 20,000 रुपए जो मान लीजिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिए हैं, ठीक है? ये मैंने इसको 1 लाख को क्या कर दिया, मैंने इस 1 लाख को डिवाइड कर दिया कि 1 लाख टोटल किसका समीशन है कि सैलरी, पेंशन, सब्सिडी ये राजस्व व्यय के कंपोनेंट होते हैं ना, और 20,000 रुपये मान लीजिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिए हैं, किसी भी उसमें। अब बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इस 20,000 रुपये का जो राज्य सरकार है, इस 20,000 रुपये का राज्य सरकार क्या कर रही है, इस 20,000 रुपये का राज्य सरकार जो है ऐसे कामों में यूज़ कर रही है, ऐसे कामों में यूज़ कर रही है जिससे क्या हो रहा है, जिससे जो है ना एसिड क्रिएट हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है, एसिड क्रिएट हो रहा है। मतलब केंद्र सरकार के नज़रिए में तो वो खर्चा राजस्व व्यय में आ रहा है, लेकिन आगे राज्य सरकार उसको इस तरीके से यूटिलाइज़ कर रही है, इस तरीके से यूटिलाइज़ कर रही है कि आगे जाके उससे एसिड फॉर्म हो रहा है, एसिड बन रहा है उसके अगेंस्ट में। तो भाई ये तो दिक्कत की बात हो गई है, अब एसिड बन रहा है और वो एसिड केंद्र सरकार के भी फ़ायदे में आएगा, केंद्र सरकार के लिए भी इनकम जनरेट करेगा। इसको मैं अभी एक आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है? तो प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? प्रभावी राजस्व घाटा इसी चीज़ को प्रदर्शित करता है
कि जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जो ऐसे पैसे जो दिए हैं जिससे राज्य सरकार जो है आगे एसिड क्रिएट कर रही है, वो पैसे जो हैं प्रभावी राजस्व घाटे के अंदर जो हैं शामिल किए जाते हैं। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको जो है ये समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि प्रभावी राजस्व घाटे का मतलब राजस्व कमी और पूंजीगत संपत्तियों के विकास के लिए आवंटित अनुदान के बीच असमानता से है। ये क्या कह रहा है? कुछ भी आपके अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। देखिए, सार्वजनिक व्यय पर रंगराजन समिति ने, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी समिति है? रंगराजन समिति ने प्रभावी राजस्व कमी की धारणा का प्रस्ताव दिया है। ये कमेटी, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रंगराजन समिति जो है इसने ये कॉन्सेप्ट निकाला है। इसका उद्देश्य पूंजीगत व्यय को निधि के लिए दिए गए उधार के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि को घटाना है। मतलब कि जो राजस्व व्यय हुआ है, और वो राजस्व व्यय, इस लाइन का क्या मतलब है? पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए उधार के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि को घटाना है। वो क्या है कि जो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि 1 लाख में मैंने डिवाइड कर दिया 80 और 20, के केंद्र सरकार ने 20,000 रुपये मान लो राज्य सरकार को दिए, और राज्य सरकार उससे इस तरीके का खर्चा कर रही है जिससे एसिड क्रिएट हो रहा है, तो उसको घटाना कि भाई इसको शामिल मत करो आप, उसको हम क्या कहते हैं? प्रभावी, उसको हम क्या कहते हैं? प्रभावी राजस्व घाटा। देखिए, प्रभावी राजस्व घाटे की जो अवधारणा है वो पहली बार जो है 2011-12, ये सन आपको याद रखना है, इसके बजट में जो है पेश की गई थी। और प्रभावी राजस्व घाटे के रूप में प्रभावी राजस्व घाटे के रूप में जाना जाने वाला राजकोषीय वित्तीय वर्ष के 12-13 में इसको स्थापित कर दिया गया था। दोनों के दोनों सन आपको याद रखने, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई। इस कमेटी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, रंगराजन कमेटी ने कब किया? 2011-12 में इसको अवधारणा आई थी और इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 12-13 से। ठीक है। राजस्व व्यय की विशेषता किसी भी उत्पादक परिसंपत्तियों को उत्पन्न करने में असमर्थता होती है। मतलब कि राजस्व व्यय राजस्व व्यय आपको ये कहता है कि ऐसे खर्चे जो किसी भी एसेट या लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं डालते, उसको जो है हम राजस्व व्यय मानते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने बताया कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आगे सरकार दे रही है और उससे उसका जो है एसिड क्रिएट हो रहा है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। देखिए, क्या लिखा हुआ है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को क्या करती है? विभिन्न अनुदान जो है वो प्रदान करती है, पैसे देती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ परिसंपत्तियों का निर्माण होता है जो केंद्र सरकार के पास नहीं बल्कि राज्य सरकारों के पास होती है। जैसे कि एक बहुत ही फेमस वो है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या करती है? जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 100 दिन का गारंटी रोजगार प्रदान करती है। तो इस चीज़ के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसे दे रही है। ठीक है, तो इस परियोजना के तहत कुछ पूंजीगत संपत्तियों का भी निर्माण होता है। वहाँ की राज्य सरकारें जो हैं उन जगहों पे सड़कों का, तालाबों का निर्माण कर रही है, उसको स्थापित कर रही है, तो ये तो एसिड क्रिएट हो गया। तो परिणाम स्वरूप इन व्ययों के लिए आवंटित धनराशि को विशेष रूप से राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे तो एसिड क्रिएट हो रहा है। तो यही जो अमाउंट है, इसी अमाउंट को मैं क्या कहूँगा? इसलिए जबकि इन्हें लेखांकन में राजस्व व्यय के रूप में दिखाया जाता है, वह वास्तव में परिसंपत्तियों के निर्माण में लगे हुए हैं, इन्हें पूरी तरीके से अनुत्पादक नहीं माना जा सकता। तो ये तो प्रोडक्टिव कर रहे हैं, ये तो सड़कें कहाँ, तालाबों का निर्माण होता है, ये तो एसिड क्रिएट हो चुका है। तो क्योंकि इससे एसिड क्रिएट हो गया, इसलिए हमें इन व्यय को राजस्व व्यय में नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए इसको अलग से दिखाया गया। इसलिए इसको अलग से बताया गया क्या? ये जो 20,000 रुपये जो मैंने पीछे आपको यहाँ एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाए थे, ये जो 20,000 रुपये हैं, ये 20,000 रुपये किस चीज़ को संदर्भित करते हैं? ये 20,000 रुपये संदर्भित करते हैं आपका प्रभावी राजस्व घाटे के। ऐसा पैसा जिससे कोई एसिड क्रिएट हो रहा है, एसिड क्रिएशन के लिए जो पैसा दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को या केंद्र शासित प्रदेशों को, वो प्रभावी राजस्व घाटे कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी अगले एक मुद्दे पे। अब आता है एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग मुद्दा। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि राजकोषीय घाटा तो हमने पढ़ लिया कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, और
राजस्व भी पढ़ लिया था, राजकोषीय भी पढ़ लिया था और प्राथमिक भी पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हमने जो है यहाँ पे समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। हमने जो है ये पढ़ा था कि भाई जो राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा जो होता है वो क्या होता है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा हमने ये पढ़ा था कि भाई इसके मैंने कई सारे फ़ॉर्मूले आपको बताए थे, ठीक है? कि आप इसके जो है फ़ॉर्मूले कई सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो मैंने एक फ़ॉर्मूला आपको ये बताया था, एक फ़ॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको याद हो, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, ये इसका एक फ़ॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था उधार को छोड़कर, अगर आपको याद है तो। और उधार को छोड़कर क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बताया था दूसरा फ़ॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था कि जो उधार होता है वही क्या होता है? वही आपका जो है राजकोषीय घाटा होता है, उधार ही राजकोषीय घाटा है, ठीक है? अच्छा, या आप इसको ये भी कह सकते हो, तीसरा फ़ॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था कि जो कुल व्यय होता है, कुल व्यय, उसमें आपका राजस्व वाला भी और पूंजीगत वाला भी, भाई दोनों के दोनों व्यय जो हैं इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है? इसके अलावा कुल प्राप्तियों की अगर हम बात करते हैं, कुल प्राप्तियों की, तो इसमें भी मेरे भाई दोनों की दोनों प्राप्तियाँ आती हैं, राजस्व वाली भी आती है और पूंजीगत वाली भी आती हैं। राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियाँ, दोनों प्राप्तियाँ इसके अंदर जो हैं शामिल होती हैं, ठीक है? दोनों की दोनों प्राप्तियाँ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। ये तीन फॉर्मूले मैंने आपको जो है राजकोषीय घाटे के अंदर बताए थे कि आपको इसको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, 2 कॉन्सेप्ट कि भाई एक जो है आपका वो है सकल और दूसरा जो है आपका वो है आपका शुद्ध। सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध राजकोषीय घाटा, ये आपका घाटा जो है ये क्या होता है? देखिए, एक एग्जांपल से ज़रा आपको उसको समझना है, ठीक है? अगर मैं इस पहले फ़ॉर्मूले की बात करूँ, इस पहले फ़ॉर्मूले की, मैं बोलूँ देखो 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको, बहुत ही ज़्यादा आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये पहले वाले फ़ॉर्मूले से देखेंगे, क्या है? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ। पहले मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मैंने कुल व्यय करा 10 लाख रुपए का, ठीक है? मैंने कुल व्यय करा 10 लाख रुपए का, ठीक है? एंड एंड मेरी जो कुल प्राप्तियाँ हैं उधार को छोड़कर, मेरी जो कुल प्राप्तियाँ हैं उधार को छोड़कर, वो कितनी हैं? वो है मेरी भाई, कुल प्राप्तियाँ उधार को छोड़कर वो कितनी है? वो है 3 लाख। तो मेरे पास कितना निकल के आएगा? मेरे पास यहाँ पे निकल के आएगा 7 लाख रुपए। मेरे पास कितना निकल के आएगा? मेरे पास यहाँ पे निकल के आएगा 7 लाख रुपए। ये है आपका सकल, ठीक है? अभी तक हमने यही पढ़ा है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ उधार को छोड़कर, कि अगर मैंने कुल व्यय मेरा 10 लाख रुपए है जिसमें राजस्व और पूंजीगत दोनों शामिल हैं, और कुल प्राप्तियाँ उधार को छोड़कर जितना भी मैंने पैसा लिया वो मेरा क्या है? वो मेरा जो है कुल प्राप्तियाँ हैं, ठीक है? 3 लाख रुपए। तो सकल हो गया मेरा 7 लाख रुपए। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ, ये जो मैंने 10 लाख रुपए का खर्च जो किया है, बहुत ही ज़्यादा प्लीज़ अटेंटिव होकर अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो 10 लाख रुपए का मैंने कुल व्यय किया था ना, इसमें से जो 2 लाख रुपए थे, 2 लाख रुपए, वो ऐसे थे जो मैंने अपने दोस्त को क्या दे रखे थे? मैंने अपने दोस्त को उधार दे रखे थे। मैंने अपने फ्रेंड को उधार दे रखे थे 2 लाख रुपए। तो मैंने उसको दिए, तब तो वो तो खर्चे में शामिल होगा, इसलिए वो यहाँ पे है। मैंने उसको दिए तो वो खर्चे में शामिल होगा, ठीक है? वो खर्चे में शामिल होगा क्योंकि मैंने उसको दिए हैं, ठीक है? तो भाई ये पैसा तो मेरा वापस आने वाला है क्योंकि मैंने उसको लोन में दिया है, मैंने उसको उधार दिया है, तो खर्चा हुआ है मेरी तरफ से। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो खर्चा हो गया 2 लाख रुपए का, ठीक है? लेकिन वो पैसा वापस आएगा क्योंकि मैंने उसको उधार दिया है।
तो मेरे भाई सकल सकल में तो ये हो गया आपका टोटल मैंने जितना खर्चा करा है, चाहे मैंने किसी को उधार दिया हो या कुछ भी, टोटल मैंने जितना खर्चा करा है उसमें से मैंने जिससे भी उधार को छोड़कर मेरे पास जितना भी पैसा आया था उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो वो तो हो गया सकल। लेकिन अगर मैं नेट निकालना चाहूँ तो इसमें से जो मैंने ये दूसरों को उधार दे रखा है ये तो मेरा वापस आ जाएगा, ये तो मेरा रिकवर हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे पास जो आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 5 लाख रुपए। ये जो 5 लाख रुपए यहाँ पे आपका आया है, इसी 5 लाख रुपए को मैं क्या बोलूँगा, इसी 5 लाख रुपए को मैं बोलूँगा आपका शुद्ध राजस्व घाटा, शुद्ध राजकोषीय घाटा। मतलब कि ये तो अभी मैंने आपको एक अपने एग्जांपल से समझाया कि भाई मैंने टोटल 10 लाख रुपए खर्च करे, 3 लाख मैंने जो है मेरे पास कुल प्राप्तियाँ थी तो 10 में से 3 गए, 7 लाख रुपए सकल आ गया। लेकिन मैंने बोला मैंने अगर बोले मैंने जो टोटल ये जो 10 लाख रुपए खर्च करा है इसमें तो 2 लाख ऐसे थे जो मैंने अपने दोस्त को दे रखे हैं उधार में, तो वो पैसा तो वापस आएगा। तो अगर मैं इस सकल में से अपना वो पैसा जो मैंने एज अ लोन में दे रखा था अगर मैं वो भी डिडक्ट कर दूँ तो मेरे पास आएगा 5 लाख रुपए। तो वो 5 लाख रुपए जो है वो मेरा एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना घाटा है। ये तो मैंने आपको अपने एग्जांपल से समझाया। इसी तरीके से हम गवर्नमेंट के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि भाई मान लीजिए सरकार ने टोटल 80 लाख रुपए का कुल व्यय किया जिसमें राजस्व भी है और पूंजीगत भी है, दोनों के दोनों व्यय इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। और सरकार ने टोटल 10 लाख रुपए की कुल प्राप्तियां थी मान लो उसकी, तो मैं बोलूँगा 70 लाख रुपए का, 70 लाख रुपए का इसको सरकार को क्या हो रहा है, 70 लाख रुपए का सकल सकल राजकोषीय घाटा हो रहा है सकल, ठीक है, 70 लाख रुपए का। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो 80 लाख रुपए का सरकार ने टोटल खर्च करा है ये 60 लाख और 20 लाख इसको ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया कि 20 लाख रुपए तो ऐसे हैं जो सरकार ने लोन में दे रखे हैं मेरे भाई। 20 लाख रुपए सरकार ने लोन में दे रखे हैं किसी को भी, राज्य सरकारों को या किसी को भी लोन में दे रखे हैं, तो ये पैसा तो वापस आने वाला है। तो मेरे भाई अब क्योंकि ये पैसा वापस आने वाला है तो अगर मैं इस 70 लाख में से ये 20 लाख को अगर मैं माइनस कर दूं तो जो मेरे पास ये 50 लाख रुपए आएगा इसको मैं क्या बोलूँगा, इस कॉन्सेप्ट को मैं बोलूँगा नेट, ये मेरा शुद्ध है। तो मतलब कि जब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाला है तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, प्राथमिक वाला आपको समझ में नहीं आने वाला। तो शुद्ध के अंदर वो पैसे जो लोन में दे रखे हैं जो वापस सरकार के पास रिकवर हो जाएंगे वापस आएंगे, वो पैसा शुद्ध राजकोषीय घाटे के अंदर शामिल क्या कहते हैं नहीं होता है, सकल के अंदर वो पैसा शामिल होता है। क्योंकि सरकार ने लोन दिया है तो वो तो खर्चा हो गया, खर्चे के उसमें जो है वो आपका काउंट होगा, वो ऐसा खर्चा है जो कि क्या कहते हैं, ऐसा खर्चा है जो कि कोई क्या कहते हैं वापसी आने वाला है, खर्चा तो हुआ है लेकिन वो वापस आएगा, ठीक है। तो उसको जो है हम शुद्ध में काउंट नहीं करते, वो केवल सकल में काउंट होता है। तो क्या होता है सकल राजकोषीय घाटा और क्या होता है शुद्ध राजकोषीय घाटा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये है, बिल्कुल इसी तरीके से प्राथमिक घाटे का भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अब हमने इसका प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने इस प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला पढ़ा था हमने इस प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई जब मैं राजकोषीय घाटे में से क्या माइनस कर दूँ? जब मैं राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान माइनस कर देता हूँ, राजकोषीय घाटे में से जब मैं ब्याज का भुगतान माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास प्राथमिक घाटा जो है निकल के आता है, ठीक है। यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम कह रहे हैं कि भाई राजकोषीय घाटा तो दो तरीके का होता है, एक होता है सकल एक होता है शुद्ध, तो इसी तरीके से तो प्राथमिक भी दो तरीके का हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो जो मेरा बनेगा पहला फॉर्मूला जो मेरा बनेगा वो मेरा बनेगा आपका वो मेरा आपका बनेगा सकल सकल राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटा और माइनस ब्याज भुगतान, ये बनेगा भाई मेरा पहला फॉर्मूला। सकल सकल राजकोषीय घाटा क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, जिसमें वो पैसा भी इंक्लूड होता है
जो कि सरकार ने एज अ लोन में दे रखा है, जिसमें वो पैसा भी इंक्लूड होता है जो सरकार ने लोन में दे रखा है जो रिकवर होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो शुद्ध शुद्ध तो ये क्या होगा, ये होगा आपका सकल प्राथमिक घाटा। ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका सकल प्राथमिक घाटा, ये सकल है। तो शुद्ध प्राथमिक घाटा कौन सा होगा, शुद्ध शुद्ध प्राथमिक घाटा होगा जब मैं शुद्ध राजकोषीय घाटे में से शुद्ध राजकोषीय घाटे में से शुद्ध ब्याज भुगतान, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है, शुद्ध ब्याज भुगतान, जब मैं ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा शुद्ध। ठीक है, तो शुद्ध राजकोषीय घाटा क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। शुद्ध ब्याज भुगतान क्या होता है, शुद्ध ब्याज भुगतान का मतलब मैंने कितना ब्याज पे किया है, कितना मैंने पे किया है, ठीक है, ब्याज, और कुछ रिसीव भी तो होगा ना, तो जितना मैंने पे किया है अगर मैं उसमें से माइनस कर दूँ जितना रिसीव हुआ है वो शुद्ध ब्याज भुगतान कहलाता है। तो अगर मैं अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल को लेके चलता हूँ, जैसे कि मेरा सकल कितना आ रहा था 70 लाख, तो अगर मैं अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल को लेके चलता हूँ तो 70 लाख मेरा सकल है। मान लीजिए ब्याज भुगतान मान लीजिए मैंने 50,000 का करा है, तो भाई मेरे पास जो है 69 लाख 50 जो है आपका क्या आ जाएगा, प्राथमिक घाटा आ जाएगा सकल वाला। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपना शुद्ध की बात करूँ तो शुद्ध मेरा कितना आ रहा था 50 लाख, तो 50 लाख मेरा शुद्ध आ रहा था, उसमें से 50,000 मैंने माइनस कर दिया तो 49,50,000 जो है मेरा आ जाएगा शुद्ध। शुद्ध प्राथमिक घाटा मेरा कितना आ जाएगा 49,50,000, और सकल कितना आ जाएगा मेरा, सकल मेरा आ जाएगा 69 लाख तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको सकल प्राथमिक घाटा और शुद्ध प्राथमिक घाटा ये क्या होता है ये आपको समझना है। ठीक है, उससे भी कंफ्यूजिंग चीज़ क्या हमने पढ़ी थी, सकल सकल राजकोषीय घाटा, जो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता बुक से पढ़ के कि क्या होता है। सकल और शुद्ध, सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। सकल में वो पैसे इंक्लूड होते हैं जो सरकार ने एज ए लोन में दे रखे हैं लेकिन वो रिकवर होंगे, तो इसलिए हम उसको अगर डिडक्ट कर दें तो शुद्ध निकल के आ जाता है। ठीक है जी, तो आई होप आपको जो है ये पिक्चर जो यहाँ पे लगी हुई है इसमें सबको वही लिखा हुआ है इंग्लिश में जो मैंने आपको नीचे हिंदी में समझाने का प्रयास किया है। तो क्या होता है सकल, क्या होता है शुद्ध, क्या होता है सकल, क्या होता है शुद्ध, ये सारे घाटे, पूरे घाटे का हमने जो है क्या होता है प्रभावी घाटा, ठीक है, सारे के सारे घाटे क्या होता है मौद्रिकृत घाटा, क्या होता है बजटीय घाटा, सारे के सारे घाटे मैंने आपको जो है डिटेल में जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस घाटे के अंदर क्या होता है। इसमें से आपको अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका इशू है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपना जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूज़न है वो आप मेरे से जो है पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।